नमस्कार, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। लगातार पिछले कुछ दिनों का डेटा उठाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत अलग अलग बयानों से सुलग रही है। हम लगातार सुन रहे हैं वो बयान जो लगातार राजनीति में कोहराम मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। जी हां, दरअसल जगह एक बार फिर से अयोध्या थी और वो भी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो किया, इसके साथ ही साथ बड़े बड़े तीर समाजवादी पार्टी पर छोड़ दिए। अखिलेश यादव को बबुआ कह दिया और जनता को बताया कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो 12 बजे दोपहर में सोकर उठते हैं। सिलसिला यही नहीं रुका, इसके बाद भी यह बयान लगातार जारी रहे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा जो क्रोध करे वो योगी नहीं है। दरअसल अगर आप इस पूरे बयानबाजी के थोड़ा सा पीछे जाकर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव की तारीखें नजदीक आने लगी हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में जो लोग सक्रिय होते हैं वो हर तरह की खुशबू को पहचान लेते हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो राजनीतिक महक आ रही है वो उपचुनाव की है। तो उपचुनाव की लड़ाई जैसे जैसे पास आ रही है, बयानबाजों का सिलसिला तेज है। और अगर आप समझें तो दरअसल जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, वो मिल्कीपुर विधानसभा थी और मिल्कीपुर विधानसभा मतलब जहां पर उपचुनाव होना है। और चूंकि सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि उपचुनाव की 10 सीटों की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर उठाई है और मिल्कीपुर को खास तवज्जो भी दी जा रही है, क्योंकि सवाल अयोध्या का है, सवाल रामनगरी का है, सवाल समझिएगा, सवाल दरअसल उस नाक का है जो विपक्ष लगा रखी है और जो लगातार ये कह रहा था कि मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है और अयोध्या को विपक्ष ने जीत लिया है। यही तो कह रहे हैं वो। और इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सवाल मिल्कीपुर से कर रहे हैं, निशाने पर विपक्ष है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा, पहले आपको यह सुनाएंगे, बैक टू बैक सुनिएगा कि अखिलेश यादव ने किस तरह से पलटवार किया और उसके बाद आज इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा, निकालेंगे निचोड़ इस पूरी बयानबाजी का। सुनिएगा। सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली इसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरात में की हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, पूरी नहीं हुई अभी तक। तो यह बयान दरअसल बाद में आया। क्यों आया, अब आप जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सुनेंगे तो समझ जाएंगे। सुनिएगा।
62 लाख परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया, तो 56 लाख गरीबों के एक एक आवास भी बने। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई गई, तो 1,56 लाख से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। 1,83 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर भी दिए गए हैं। और इसी अयोध्या में हमने घोषणा की थी कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या? तो बाकी के बयान और भी हैं, और बड़े बड़े बयान हैं जिनमें अखिलेश यादव पर सीधे सीधे निशाना साधा गया। खैर, आपको सुनवाएंगे। अब सीधे शुरू करेंगे आज की चर्चा, क्योंकि चर्चा बेहद गंभीर है और जाहिर सी बात है मसला भी चुनाव का है और इन सियासी तीरों का है। अपने खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आज के हमारे खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौबे जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं विनय कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। हमारे साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी भी हैं जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशुतोष शर्मा हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी इस खास चर्चा को हम करेंगे। सबसे पहले विनय कुमार सिंह, आपके पास आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिजाज देख लिया, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से डायरेक्ट हिट समाजवादी पार्टी पर वो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक संदेश वो दे रहे हैं। और वो संदेश दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे, जो भी परिणाम रहे, खैर वो रहे, आने वाले समय में जनता ये गलती ना करे, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि गुंडा टैक्स से लेकर बबुआ 12 बजे सोकर उठने तक। विनय जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आपने जो भी बयान अभी सुने हैं, उसमें कितना घबराहट, कितना डर और कितना भय है। आने वाले परिणामों को वह जानते हैं, बखूबी जानते हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव लोकसभा का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की लंबी लंबी बातों को आपने देखा ही है। यह डरा करके लोगों को वोट लेना चाहते हैं। यह लोकसभा के चुनाव में भी लोगों को डराने का प्रयास करते थे, डरा करके वोट लेने का प्रयास किए, लेकिन जनता तैयार बैठी है। अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बखूबी पता है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें कितनी बुरी हार होने वाली है, और इस हार की पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कंधों पर जाने वाली है, यह सभी लोग जानते हैं। यही डर और भय है। रही बात गुंडा की, तो मैं तो कहता हूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है कि सारे जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई जाए। ईमानदारी से अगर सूची बनाई जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाइयां खाली हो जाएगी, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों का नाम इन्होंने नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों पर इन्होंने कार्रवाई नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 80 केसेस हैं, और 4 केसेस जिनके ऊपर है बेचारे
वो लोग जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए उनके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की अगर सूची आप निकाल करके देख लें, हाँ। इनके कई विधायक ऐसे हैं, कई हाँ। नेता ऐसे हैं, हाँ, और समाजवादी पार्टी ने कभी भी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में उन्होंने जो है हाँ। जो उत्तर प्रदेश का स्वरूप प्रस्तुत किया था, एक विकास का स्वरूप प्रस्तुत किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा स्वरूप प्रस्तुत किया? विनय जी, आते ही पहले उन्होंने लिस्ट तो अपने लगी ऊपर हुई है लगे थानों में, केसेस को, अपने टॉप ऊपर 10 लगे अपराधियों केसेस की। को हटाने का प्रयास हाँ, किया, हाँ, अपने ऊपर लगे हुए केसेस को हटाने का प्रयास विनय किया जी सुनिए ना, और हटाया जी। हाँ, मैं कह रहा हूं सर, लिस्ट की बात है, थानों में लगी हुई है, टॉप 10 अपराधियों की ही लगी हुई है। इसके अलावा जब अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं, एसटीएफ का मतलब कुछ बताते हैं वो, और जो एनकाउंटर जिनके हो रहे हैं, जिनके भी हो वो, उनके साथ अगर खड़े हो जाते हैं, उनका पक्ष नहीं लगते हैं और ये कहते हैं कि गलत एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो देखिए सरकार जो है वो सीधा सीधा बोलेगी लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, लिस्ट थानों में लगी हुई है। इसके अलावा एनकाउंटर्स पर अगर सवाल उठाएंगे, एक ऐसे फोर्स पर सवाल उठाएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है, कहा ही जाएगा आरोपियों का पक्ष। आप ये बताइए अजितेश जी, जो अभी मंगेश यादव इनकाउंटर जो किया इन लोगों ने, जो हत्या की है, इनकाउंटर नहीं हत्या की है, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित मठाधीश गुंडों ने जो हत्या की है, किस तरीके से, आप ये बताइए, उसमें पुष्पेंद्र सिंह, विनीत सिंह, तमाम ऐसे नाम थे जिनको पुलिस कह रही है मेन अभियुक्त थे, वो उनको बहुत आराम से सरेंडर करा दिया जाता है। उनके ऊपर लगे केसेस की हिस्ट्री नहीं देखा आपने, उनका बाल बांका तक नहीं हुआ है, उनकी कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन आप जो है मंगेश यादव की आप हत्या कर देते हैं। ये 3 दिन सरेंडर पहले वगैरह उठाते पुलिस हैं, कराती परिवार है के सर? बीच से उठाते हैं और उठा करके लिया। इनकाउंटर कहते किससे? इनकाउंटर हमेशा एक्सीडेंटल होता है, अगर अपराधी भागने का प्रयास करता है। जी, ये सरेंडर वगैरह पुलिस कराती है क्या अपने तरीके से? बिल्कुल, आज की तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बताया नहीं, यह सरकार मतलब हमेशा से ही ऐसे कराती है, अभी हो रहा है? मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, यह सरकार मठाधीशी पर चल रही है, और मठाधीशी पर सरकार नहीं चलती है। जनता की सरकार मठाधीशी पर नहीं चलती है, जनता की सरकार चलिए, मैं एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, जरा जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, आप सुन रहे थे विनय जी को। अब सवाल ये है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में, चूंकि उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सवाल भी है कि 10 सीटें जीतनी है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है। अब बताइए आप, और आपने सुनी लिया विनय जी को भी। जी जी जी, विनय भी हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल। यदि इन्होंने कहा कि डर और झूठ शब्द का प्रयोग किया था, तो देखिए डरे हुए समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि 2017 के बाद से लगातार जो इन्होंने भू माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया और तमाम तरह के गौवंश माफिया जो इन लोगों ने पाल रखे थे, आज उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, और वो सब जो है या तो जेल में है और या तो फिर जो है उनको सही स्थान पर उनको पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और देखिए, रही बात मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने इनकी जो है विशेषताएं बताई हैं, हाँ। इनको तो चिढ़ होना ही नहीं चाहिए, इनकी तो विशेषता उन्होंने बताई है कि इनके शासनकाल में क्या होता था, इन लोगों ने किन लोगों को पाल पोस रखा था 2017 से पहले। क्या ये सच नहीं है कि गरीबों के राशन पर जो है कब्जा कर लेते थे? क्या ये सत्य नहीं है कि 2017 से पहले इन लोग जो है लोगों को जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, उनको मार के भगा देते थे, डरा कर भगा देते थे? क्या ये सच नहीं है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा माफियाओं के लिए प्रसिद्ध था, नकल के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पर पंजाब से लेकर, केरल से लेकर, बिहार से लेकर कितने राज्यों के लोग यहाँ पास होने के लिए आते थे। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा भारत वर्ष जानता था यहाँ क्या होता था। तो आज मुख्यमंत्री जी अपने सरकार की विशेषताओं को बता रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि इन लोगों ने जो है, क्या इनके मुखिया हो चाहे जो हो, यहाँ तक के माफियाओं के शरण में चले जाते थे, माफियाओं से तो हाथ मिलाते थे,
हाँ। यहाँ तक कि उनके कुत्तों से भी हाथ मिलाते थे। हाँ। ये किसी से छिपा नहीं है, ये पूरा प्रदेश जानता है। और चंद्रमोहन वही बात चौबे जी, माननीय क्या मुख्यमंत्री जी ने- मिल्कीपुर इसकी वजह है क्या, जो ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है? मिल्कीपुर का नाम मत लीजिए, रो देंगे। ये बताइए, अगर हम विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, उनके चरित्र को हम बताएंगे कि इनका मूल एक चरित्र है, तो ये चुनाव से कैसे इसको जुड़ा? हम तो इनका वही बात बता रहे हैं जो प्रदेश की जनता जानती है। हाँ। और इन्होंने झूठ फैलाया था। ये जो बार बार कहते हैं ना कि हम 2024 में जीत गए, अरे इन्होंने गुब्बारा बनाया था, झूठ का गुब्बारा, जिसमें आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस देश में चुनाव नहीं होगा, तानाशाह। इस तरह इन लोगों ने जो है भोली भाली जनता को हाँ। इन्होंने डराया था। अब विनय जी इन्होंने देखिए, भरमाया डर, था। ये कह रहे हैं आपने डर बनाया, डरा के जीत ले ली, और आप ये कह रहे हैं कि ये डराने की राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो क्या इन्होंने चुपड़े चुनाव में कहा नहीं था कि आरक्षण खत्म नहीं, हो कहा जाएगा? था, हाँ, इस बिल्कुल देश में कहा था। चुनाव खत्म हो जाएगा। विनय जी, ओवर टू यू। बता रहा अजितेश जी, क्या बार-बार इन्होंने उसके बाद नहीं कहा जैनेन्द्र जी, मैं था? आ रहा हूं आपके पास। हाँ, अजितेश जी बार बार मिल्कीपुर का नाम लेंगे तो चंद्रमोहन जी रोने लगेंगे। बड़ा इन लोगों को जो है मिल्कीपुर के नाम से बड़ा डर, बड़ा भय इन लोगों के अंदर व्याप्त है, क्योंकि ये चुनाव जानते हैं हारने लगते हैं। इसलिए मिल्कीपुर कह करके बार बार नाम लेके डराइए नहीं इन लोगों को। रही बात आरक्षण की, तो मैं चंद्रमोहन जी से बड़े शालीनता से पूछना चाहता हूँ, अगर बच्चा कोई गलती करता है बचपन में, आपने देखा हो तो उसे डांटा तो जाता है ना। तो जो लल्लू सिंह ने कहा कि हम संविधान 400 दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे, और इन्होंने क्या नाम गिरिराज सिंह ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, तो किसके ऊपर आपने कार्रवाई किया? आपने तो मूक समर्थन दिया ना उनको। अगर आप उसी समय कार्रवाई करते, वास्तव में आप दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, तो उसी समय आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बोलिए चंद्रमोहन जी। हाँ। यही मंशा आपकी थी, ये आरक्षण को समाप्त किया। इन्होंने हमारे शीर्ष नेता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कब कहा, हमारे अमित शाह जी ने कब कहा, जो हमारे और उनको लगातार पार्टी से निकाल दिए, उनको नोटिस जारी कर दिए, उनको नोटिस जारी कर दिए लल्लू सिंह को, गिरिराज सिंह को नोटिस जारी कर दिए। ये आपसे पूछ कर नोटिस जारी होगा, आपसे पूछ कर नोटिस जारी होगा, आपसे पूछ कर जारी होगा। हमारे यहाँ जो है, जो पार्टी की परंपरा है, लोगों को बुलाकर उनसे कहा जाता है, के ऊपर कहा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कब कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कब कहा, अमित शाह जी ने कब कहा, और लेकिन सुनिए, लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व लगातार झूठ बोल रहा था, लगातार भ्रम फैला रहा था, लगातार लोगों को डरा रहा था। प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है, झूठ का ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है। गांव में बच्चे झूठ का खेल खेलते हैं माननीय प्रधानमंत्री ठीक जी है, का नाम लेकर। अब एक सेकंड जरा रुकिए, झूठ नहीं जानते आप। अब आप दोनों लोग जरा रुकिए। अब इस चर्चा में जैनेन्द्र अर्कवंशी जी को लेते हैं, जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता है। जैनेन्द्र जी, आप सुन रहे थे इतनी देर से और बड़ा तसल्ली बख्श सुन रहे थे, बीजेपी को भी सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुना, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के बीच जो बयानबाजी हो रही है उसको भी आप सुन ही रहे हैं। सुभाषपा का स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर क्या है, क्योंकि एक तरफ आपके वर्तमान सहयोगी हैं और एक तरफ भूतपूर्व सहयोगी हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि डराने की राजनीति चल रही है, या फिर, हालांकि आप पक्ष तो बीजेपी का ही लेंगे, मुझे पता आप सहयोगी हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है अगर अखिलेश यादव मठाधीश, माफिया और उसके बाद अलग अलग तरह के जो बयान दे रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी की अपनी एक राजनीति है। वो अपनी राजनीति जिस गुंडे मवाली या माफिया के सहारे चलाते थे वो चला रहे हैं आज भी। दूसरी तरफ विकास की राजनीति है जो माननीय योगी जी के काल में चल रही है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी इस बात को कई बार बताया है। जो हमारा गठबंधन रहा है वो केवल 8 महीने रहा, कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा, और उसके बाद खुद अखिलेश जी ने एक हमें और एक माननीय शिवपाल यादव जी को चिट्ठी लिख के अलग किया था। ठीक, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफियाओं की बात रही, तो यहाँ पे शिक्षा माफिया कितनी अंदर तक पनपा हुआ था कि
चाचाओं तक और सीधा मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचाया जाता था। ये बात किसी छुपी नहीं है, अखबारों में है। हाँ। इसके अलावा जमीन माफिया है, उसमें सबसे लेटेस्ट 2 नाम मैं बता देता हूं जिनको अभी सजा हुई है, इरफान सोलंकी और आजम खान जी। ये जमीन माफिया जुड़े हुए लोग हैं। यादव सिंह का कौन भूल सकता है, कितना बड़ा जमीन माफिया था। या राम वृक्ष यादव पथरा के जवाहर बाग कांड जो हुआ था, तो वो कितना बड़ा भूमाफिया था। ये भूमाफियाओं के नाम है। उसके अलावा अपहरण, रंगदारी, फिरौती, शराब माफिया, गौ तस्कर माफिया, इनका कैसे प्रदेश के अंदर बोलबाला था, ये भी किसी छुपा नहीं है। हाँ। एक धर्म विशेष को किस तरह से रियायत दी जा रही बस थी, आपको थोड़ा वो देर से इतनी पता चला रियायत दी जैनेंद्र जा जी। रही थी कि वो जब झांकियां निकलती थी रामनवमी की, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। जब कांवड़ यात्रा होती थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। वो लोग कहते थे कि कांवड़ में डीजे बजता है, उससे हमें दिक्कत होती है, तो डीजे पर भी पेट्रोल लगा दिया गया। और अगर उससे पहले जाए, अखिलेश जी से पहले, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दौर में, तो सबसे बड़ा इस देश का किसी ने नेताओं पर गोली चलवाने का काम किया है, तो कार सेवकों के ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और उसके बाद भी 2013, 14, 15 में उन्होंने बार बार ये कहा कि मुझे अगर कार सेवकों का और भी खून बहाना पड़ता और भी गोलियां चलवानी पड़ती, तो मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए और भी गोलियां चलवाता। तो आप पूछिए समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने नकल को जायज कर दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के छात्रों का ऐसा भविष्य उन्होंने बिगाड़ दिया कि उन्हें प्रदेश या प्रदेश के बाहर कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं। सभी लोग कह देते थे कि भाई तुम तो वो नकल करके पास हुए, किताब ले जाते हो, तुम्हें किताब ले जाना तुम्हारे यहाँ कानूनी रूप से सही ठहराया गया है सरकार के द्वारा। ये सभी बातें भविष्य बर्बाद कर दिया था बच्चों। जो बच्चे पढ़ने में भी अच्छे थे, किताब नहीं भी ले जाते थे परीक्षा के दौरान, वो लोगों के ऊपर भी तोहमत लगाई जाती थी दूसरे प्रदेशों और बाहर के देशों में कि तुम तो किताब लेके पढ़ के पास। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, एक सेकंड जैनेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। नौकरी नहीं दी जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं वो सुभाषपा को भी काफी देरी से जो है वो पता चली, जब सहयोगी बनाकर आपस में दोबारा से अलग अलग हो गए। आ रहा हूं आपके पास में आशुतोष शर्मा जी। अब सवाल सर ये आपसे, राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है तमाम चीजें बिल्कुल कॉमन है, हर कोई इन्हें बखूबी समझता है कि ये चल क्या रहा है। किसका फायदा किसका नुकसान, सीधा सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल हट है। यहाँ पे गुंडागर्दी बदमाशी का पूरा राज रहा है। अखिलेश यादव इनके पिताश्री के टाइम में उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट हाईएस्ट था। इन्होंने गुंडों को पनाह दी, भूमाफिया को पनाह दी, लोगों की, शरीफ लोगों की जमीनों को हत्या कर बड़े बड़े आलीशान कोठियां महल बना दिए गए, होटल्स बना दिए गए, लाखों करोड़ों रुपए महीने का किराया वसूल किया गया। अगर योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर हम पिछला इतिहास देखें, योगी सरकार से पहले का, अखिलेश यादव का टाइम देख लें या उससे पहले का, और उनके पिताश्री के समय का टाइम देखें, तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज, मैं नहीं कहता उत्तर प्रदेश और बिहार, हमारे देश के 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज देखने में नजर नहीं आती थी। जो आदमी चाहता था वो कर लेता था। लालू ने अपनी बेटी की शादी के लिए गोडाउन के, शोरूम के ताले तोड़वा करके फर्नीचर निकाला, गाड़ियां निकाल करके अपनी बेटी की शादी को चांद चौकस से मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी लगभग इसी तरह की रही है। जो गुंडों का, जिन्होंने अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पे या प्राइवेट जमीन पे अतिक्रमण करके अपने आलीशान भव्य भवन खड़े करे और उससे लाखों रुपए महीने का किराया वसूल करा, और फिरौती मांग करके लोगों से रैंसम ली जाती थी, उनको प्रोटेक्शन के लिए पैसा मांगा जाता था। इस तरह के लोगों का अगर योगी सरकार कुछ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए उनको सजा दे रही है, और उनसे ये भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो अपना सरेंडर करके आ जाइए, तो काफी लोग, जैसे कि एक पंजाब से अपराधी को उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश की जा रही थी, उसने हर तरह की कोशिश करी और अपने को बीमार भी घोषित करा कि मैं चलने फिरने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश आकर के उसकी स्थिति ठीक हो गई। सारी जनता जानती है कि किस प्रकार के लोगों का अभी तक उत्तर प्रदेश में बोलबाला रहा है। लेकिन 6-7 साल से योगी सरकार ने जो अपने कार्य गिनवाए वो वाकई में सराहनीय है। जनता को, गरीब लोगों को आवास आवंटन किए गए, शौचालय बनाए गए, और महिलाएं आज जितना सुरक्षित महसूस करती हैं, आज से पहले इतना सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। आज महिला शाम के समय अकेली भी बाजार में शॉपिंग के लिए जाती है, कुछ जाती है, तो उसको भय का अनुभव नहीं
हाँ। आराम से घूम करके बाजार से शॉपिंग करके जा सकती है। तो लॉ एंड हाँ। ऑर्डर पहले से ज्यादा अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाया जा रहा है। हाँ। बाहर से FDI इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बॉलीवुड के स्टूडियो भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बॉम्बे में जो अभी तक बॉलीवुड का मोनोपोली है, नहीं, ये तो सर है। उत्तर प्रदेश की तरफ हाँ। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, निरंतर हाँ। कार्य किए जा रहे हैं। और आने वाला भविष्य जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उज्जवल है। चलिए मैं विनय जी, समझता हूं- विनय जी, आज तो आप अकेले पड़ गए हर तरह से। नहीं अकेले नहीं, अभी नहीं रमेश जी को पता है कि सच्चाई है, सच्चाई है। मैं अभी जो हमारे मित्र इमला पढ़ रहे थे, क्या वो लिखा हुआ पता नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, लिखा हुआ ऐसे नहीं लग पढ़ रहा रहा, था सच्चाई इमला। पढ़ रहा हूं। एक मिनट, हम आप बोल रहे थे पूरा, हम बड़ी कायदे से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मानदेय पर डिबेट पर ये काम करते हैं। खैर कोई किसी अपना पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अपना सर। तरीका है। नहीं, अपनी अपनी बात है, राजनीतिक विश्लेषक अपना है और ऐसे विचार नहीं। है बात जो अभी रख- हमारे सुभाषपा मित्र कह रहे थे, जिसका कोई वजूद नहीं रह गया आज की तारीख में सुभाषपा का। खैर बैठे हुए तो बात कर ही लेते हैं इनके बारे में भी। बेदीराम इनके विधायक हुआ करते हैं या थे, हैं अभी पता नहीं है। खैर एक बेदीराम विधायक जिसके नाम की दुकान ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था, सबने वीडियो भी देखा था कि जिसको नौकरी चाहिए आइए बेदीराम से नौकरी लीजिए, और ये जो है शॉर्टकट नौकरी दिलवाते हैं तत्काल रूप से। उनके ऊपर STF की भी कार्रवाई और क्या क्या हुआ। खैर सत्ता में है, बचा लिए गए होंगे। तो जो युवाओं के भविष्य उसको कैसे बर्बाद किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। रही बात माफियाओं की, तो आपने देखा होगा भी ऐसे ही जो बनारस में कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो सह प्रचारक क्या करके कहे जाते थे, जो रेप करने के बाद भाग करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश में अपना प्रचारक बना करके भेजा था। बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर FIR लाज हुआ था। फिर उसके बाद उनको छुड़वा करके उनके ऊपर फूलों, गुलाब के फूलों की वर्षा की जाती थी, की गई है। हमने तो सुना था कि आज वहाँ बनारस में सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर इस समय गुलाब की वर्षा होती है। खैर रेपिस्टों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी गुलाब की वर्षा करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी मान्यता प्राप्त चिन्मयानंद महिला प्रमोशन विद्यालय इन्हीं के राज्य में खुला है, जो भारतीय जनता पार्टी से मान्यता प्राप्त है। हाँ। ये तो सभी लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जिसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसे तमाम नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो अत्याचार हुए हैं, जो लोग, ये हमें इतने घिनौने लोग हैं, उनका नाम लेने में भी शर्म आ रहा है कि जिन्होंने महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, ऐसे लोगों का नाम लेना भी समाजवादी पार्टी निरर्थक समझती है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना। हमने उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया था। अभी सुभाषपा मित्र कह रहे थे कि गुंडे और मवाली, ये क्या बात करते हैं? इनकी तो जमीन खिसक चुकी है, खत्म हो चुके हैं ये। देखिए घोसी में भी बड़ी बुरी तरह समाजवादी पार्टी ने हराया, इनके दम को वहां निकाला। उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को भी हरा करके समाजवादी पार्टी ने इनके दम को का चकनाचूर किया है। अभी कोई हो सकता आकड़न बाकी होगी, समाजवादी पार्टी सुभाषपा की वो आकड़न भी निकाल करके चौराहे पे खड़ा कर देगी। क्या बात करते हैं? जनता के साथ आप खेलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा सदन से लेकर के सड़क तक जनता के लिए लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी, चाहे उसके। लेकिन अब ये मठाधीशी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जंगल राज किसे कहते हैं नीतीश जी? जहाँ कानून का राज नहीं होता है उसे जंगल राज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कानून के हिसाब से काम होगा, अपने हिसाब से नहीं होगा। यानी अभी तक क्या था यहाँ? ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी एक बार काउंटर करेंगे। विनय जी फिर मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, कुछ आंकड़े लेकर आता हूँ। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी जल्दी से बोलिए। नहीं देखिए, विनय भाई साहब जो है कह रहे हैं, जैनेन्द्र जी आ रहा हूँ, इनके स्वयं के नेता, जो उनके प्रमुख नेता, हालांकि अब वो स्वर्गीय हो गए, उनके बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं, संस्थापक नेता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। इनके एक नेता जो है
प्रमुख नेता नहीं, रामपुर धरती पुत्र माननीय नेता जी कहिए, धरती पुत्र जिन्होंने हिंदुस्तान को एक गरिमामयी एहसास दिलाया है। जिन शहीदों की मिट्टी उनके घर नहीं आती थी, वह मिट्टी माननीय नेताजी के समय में आना शुरू हुआ है, जिन्होंने हिंदुस्तान के शहीदों का गौरव वापस लाया है। लड़कों से गलती हो जाती है। और आपके दूसरे नेता की तो विशेषता सुनिए, आपके दूसरे नेता रामपुर वाले, आपको याद है ना, आपकी एक पार्टी की पूर्व नेता हुआ करती थी, उनके अंत वस्त्रों का रंग बताया करते थे, आपको याद है ना। और सुनिए, स्वयं भाभी जी जो है प्रयागराज में जब गई थी मंच पर, तो वो इतना परेशान हो गई अपने ही कार्यकर्ताओं से कि उन्होंने कहा कि अगर अब इस तरह की हरकतें बंद नहीं करोगे तो मैं भैया से शिकायत करूंगी। याद है ना, आपको तो सब याद ही होगा, अच्छी तरह से याद होगा। तो आप लोग जो जिस प्रकार की बात करते हो ना, जिसे कहते नहीं है कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, वही आप अब महिला कर रहे हैं, अब माफिया की बात कर रहे हैं। अरे ये सब तो आपके पाले पोसते हुए लोग हैं। आपके पास अवैध कब्जा करने वाले जमीनों पे रामपुर याद है, कानपुर याद है कि नहीं? खनन माफिया याद है ना आपको? खनन माफिया जो एक बार भतीजे को कम दे दिए थे और चाचा को ज्यादा दे दिए तो उनका मंत्रालय बदल दिया गया था, याद है ना आपको? तो याद करिए उस समय की बातें। चंद्रमोहन चौबे जी, लेकिन एक चीज मैं अलग से कहना चाहता हूं, एक चीज अलग से जो है वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि चर्चा चल ही रही है और अभी आपने घटनाओं का जिक्र किया और खासतौर पर अव्यवस्थाओं का जिक्र, उसमें एक प्रयागराज वाली घटना का आपने किया। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, इटावा में विधायक थी आप ही की सरिता भदौरिया, जो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही थी और उस समय वो ट्रैक पर गिर गई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो उदाहरण आप दूसरी पार्टी के लिए लगातार देते आए हैं, वैसा कुछ अपनी पार्टी में ना हो, उसका खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो एक अव्यवस्था थी कार्यकर्ताओं की, जो और वो व्यवस्था भी कार्यकर्ता बनाते हैं और अव्यवस्था भी कार्यकर्ता बनाते हैं। तो बस इतना मुझे कहना था, कुछ समझाना नहीं था सर, सिर्फ बताना था कि इस पर भी ध्यान दिया जाए अगर आप दे रहे हैं। विनय जी, जैनेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। आप दरअसल विनय जी, उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में भी घटनाएं हुई, उनमें कुछ आंकड़े 2017-18 के मैं आपको बताता हूं। 2017 में जो है वो 28 पेशेवर अपराधी मारे गए। एनकाउंटर तो कई सारे हुए, लेकिन जो मारे गए उनका जिक्र कर रहा हूं। 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 6, और उसके ऊपर ये आंकड़ा बढ़ा 21 तक के जो आंकड़े मैं आपको बता रहा था, ये वो थे जो पेशेवर अपराधी मारे गए। अब विनय जी, चूंकि व्यवस्था का सवाल है इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, और बड़ा आसान सा सवाल है कि सर देखिए, एनकाउंटर अगर पुलिस कर रही है, किसी का कर रही है, ये तय कैसे होगा कि ये सही एनकाउंटर है या गलत एनकाउंटर है? कैसे तय होगा सर आपके हिसाब से? जिनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए वह भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे। नहीं, ये देखिए सिंह हो, देखिए आंकड़े लेकर के बैठिए तो आंकड़े इनका निकालिए ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों पर नहीं जा रहा सर। मैं आपने आंकड़ों की बात की है तो मैं आंकड़े बता देते। मैं सुनिए ना एक बार, जनता पार्टी की हिस्ट्री सीट पूरा सुना देते हैं आपको। तो अब मैं सीधा अगर आ जाऊं, चलिए आपकी बात मान लेता हूं। हाँ। मैं अगर सीधा आ जाऊं तो जितनी हत्याएं, इनकाउंटर नहीं, अधिकतर हत्याएं हुई हैं वह पीडीए की हुई है। उठा करके उनके आंकड़े आप देख लिए, उसमें सबसे अधिक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही आपको मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में निरीह यही है जिसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। पीडीए के लोगों को खत्म करना चाहती है, उनके अधिकार को छीनना चाहती है, उनको जो है उत्तर प्रदेश में उनको नौकरियों से वंचित करना चाहती है। इसीलिए सारे कुछ प्राइवेट किया जा रहा है और इनके हक और अधिकार को मारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जान लीजिए आप कि पीडीए उठ खड़ा हुआ है, इनका जवाब बहुत ही मुखरता के साथ पीडीए दिया है और देने जा रहा है। और 10 सीटों पर, मैं मिल्कीपुर का नाम नहीं लूंगा, ये लोग रोने लगते हैं, मैं 10 सीटों की बात करूंगा। 10 सीटों पर जब बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ 10 सीटें जीतने जा रही है। इनकी तो हालत बांसगांव में मालूम आपको ये चुनाव कैसे जीते हैं? मैं तो उस काउंटिंग में जितेश जी खड़ा था, 11,000 से ये लोग चुनाव हार चुके थे।
कांग्रेस का प्रत्याशी अभी बाहर निकला फोन करने के लिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां देखा प्रमाण पत्र ले रहा। मेरे आंखों के सामने की बात है। महाराजगंज हुआ, फूलपुर हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, 50 से ऊपर सीटें ये हारने जा रहे थे। इनकी हालत इनको समझ में आ गई। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, के सिवा ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जैनेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद चंद्रमोहन चौबे जी आप आइएगा। जैनेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले विनय जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, और इसका सवाल बहुत आसान था सर, कि ये एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं या वाकई असली वाले हो रहे हैं, तय कौन करेगा, कैसे होगा? फर्जी, फर्जी कैसे तय होगा सर? अधिकतर परसेंटेज फर्जी हो रहे सर, ये तय कैसे होगा? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। तो आप माफिया तय कैसे करेंगे, गैंगस्टर तय कैसे करेंगे? उनके ऊपर लगे हुए केसेस की हिस्ट्री से उठा करके देखेंगे ना। हाँ, उसी से तय करेंगे ना। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के आज भी चाहे शीर्ष पद से लेकर के नीचे तक के लोगों की आपने आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं मंगेश यादव आपका कार्यकर्ता था क्या समाजवादी पार्टी का? सर, हम पूरा उत्तर प्रदेश हमारा कार्यकर्ता है। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं चल रही ना सर। किसी के साथ अन्याय होगा हम खड़े होंगे। विकास दुबे आपका सर कार्यकर्ता था क्या? मैं विकास दुबे की बात तो मैंने किया नहीं है। एनकाउंटर हुआ था ना सर। मैंने किसी की बात नहीं किया। मैंने जी एनकाउंटर था ना, मैं ये कह रहा हूं। ज्यादातर परसेंटेज के एनकाउंटर। ये सिंपल सा सवाल था सर कि तय कैसे होगा जी कि ये सही है या गलत है? गलत है, अधिकतर परसेंटेज गलत है। डराने का काम किया जा रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, ओवर टू यू। लोगों के ऊपर अगर आप भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करते तो आपके ऊपर ही डीसी सीबीआई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है? सीबीआई से लेकर ईडी के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। हाँ। कि पिछड़े के तोता है। अब आपको और कौन सा प्रमाण आपको चाहिए? अरे सर, अब आप देखिए, अगर ये बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है? आपकी बात ठीक है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर सर ये भी बताना होगा कि यूपीए गवर्नमेंट में जो आज आपके सहयोगी हैं, उनके समय में भी कहा था ना सर, उनके समय में भी कहा था ना सीबीआई को लेकर, जो आपके सहयोगी हैं। यूपीए की सरकार नहीं ना आज। नहीं, सहयोगी आप भी क्या है ना सर। गलतियों को देख करके आज क्या हो रहा, आज उस पर बात कीजिए। हाँ, पुरानी चीजें छोड़ दें। ठीक है सर, ओके। जैनेंद्र जी, ओवर टू यू, जवाब दीजिए। कहा कि नहीं कहा? जी अशेष भाई, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी जब हम सपा के साथ गठबंधन में थे तब भी स्पष्ट किया था कई बार, उसके बाद भी समय समय पर स्पष्ट किया कि माननीय बेदीराम और माननीय अंसारी जी हमारी पार्टी से नहीं है। वो हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जरूर लड़े थे, लेकिन वो सपा के कैंडिडेट जो राजभर जी चुनाव प्रचार में जो बोल रहे थे कि बेदीराम जी हमारे विधायक, मैंने बीच में नहीं टोका था। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज, मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि आज भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको कोई फोटो उनका मिल जाए कि अंसारी जी का कि हमारी पार्टी का झंडा लगा के या टोपी लगा के चल रहे हैं, नहीं, कभी उन्होंने लगाया ही नहीं। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे भाई विनय भाई ने बहुत सारी महिलाओं को लेके बातें की। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी बहुत लेटेस्ट, मैं मोहित खान का नाम लूंगा अयोध्या से, नवाब सिंह यादव कौन है, कन्नौज से माननीय के वो सचिव हैं, एक तरह से सचिव ही कहेंगे उन्हें, डिम्पल यादव जी का, तो वो सचिव हैं, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगे हैं। ठीक, इसके अलावा अभी उन्नाव से खबर आई कि उन्नाव से भैया एमएलए साहब के जो भतीजे हैं उन्होंने कर दिया कांड। गायत्री प्रजापति कौन से, महिलाओं से जो आए दिन ज्यादतियां होती थी, तो उसके ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का क्या कहना था कि लड़कों से गलतियां हो जाती। तो अगर लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और आप लोग ऐसा कर रहे थे, तो बता क्यों रहे थे आप उन लोगों को जो महिलाओं के साथ इतना अन्याय कर रहे थे आपके दौर में? आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई? मैं आपको आंकड़े बताता हूँ कि पूरे देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसका सजा दिलवाने का रिकॉर्ड 24% के आसपास है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें सजा दिलाने का जो रिकॉर्ड है वो 71% के आसपास है।
आपको इससे समझ में आना चाहिए कि महिलाओं के प्रति अपराध में कोई अरे बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर आप भी झूठ मैं बोलना अब यहाँ पे ठीक है। दूसरी चीज आता हूँ। नहीं, झूठ बोलना ठीक है। आंकड़े बता रहे हैं। याद रहा कि सरकारी आंकड़े क्या है? अपराधी मंगेश यादव है, उसको महिलाओं पे सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? गोली चलाई, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन इन्हें ये याद नहीं है कि उसी एनकाउंटर के समय मंगेश यादव ने जो गोली चलाई थी वो शैलेश राजभर को लगी थी। वो भी पिछड़े समाज से आता था, पुलिस में भर्ती सिपाही था, लेकिन उनके लिए उनके आंसू नहीं जाते हैं। 2 दिन पहले मंगेश यादव को उसके परिवार के सामने उठा करके ले गए, पूरा गांव चिल्ला करके कह रहा है और इनको पिछाते की झूठ बोलते हैं, भी की जा झूठ चुकी है बोलते सुप्रीम हैं। कोर्ट के सामने। लेकिन उन 17 चलिए। पुलिस कर्मियों की आपको याद नहीं आई इन 7.5 सालों में जो शहीद हुए इस एनकाउंटर के दौरान? क्यों नहीं हुई आपको? राजभरों का नाम बेच करके परिवार चलाने वाले लोग, कर्मी समाज की रक्षा नहीं बेचारे करते। राजभर समाज का नाम बेच करके अपना परिवार चलाने वाले लोग। ठीक है, मारो, एक सेकंड मारो विनय जी। राजभर समाज खड़ा हो चुका है। आजम खान जी ओम प्रकाश राजभर को नहीं आजम खान जी को ठीक है, बताइए, ठीक है। आजम खान जी का बयान नहीं है। आज आ रहा हूं सर, दोनों लोग रुक जाइए एक सेकंड, दोनों लोग रुकिएगा प्लीज, दोनों लोग रुकिएगा एक सेकंड में आ रहा हूं। में लगे रहते थे। हाँ, ज्ञानेंद्र जी रुकिए ना एक सेकंड सर, प्लीज समय नहीं दिया जाता प्लीज था। रुकिएगा एक सेकंड, एक सेकंड। चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास भी आ रहा हूं, आशुतोष शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। उससे पहले विनय जी, अब चूंकि जब आंकड़ों की बात हो रही थी, एक और आंकड़ा है सर 2017 से 2023 तक जो मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़ों में अगर हम देखें 183 अपराधी मारे गए एनकाउंटर्स में। अब ढूंढिएगा सर पीडीए। 61 मुस्लिम थे, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अदर कास्ट अन्य। जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, अब सर जोड़ लीजिए। 183 में 61 मुस्लिम हो ठाकुर गए। नहीं है वो। सुनिए ना सर, ठाकुर सुनिए ना, आप मैं गलत सिर्फ आंकड़ों की बता बात कर रहा हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि एक जाति को, आंकड़े सुनिएगा जो आप सुनिएगा बता रहे हैं, सुनिएगा, सुन लीजिए आंकड़ों को 61 मुस्लिम, जी ठीक है सर, 18 ब्राह्मण, जी उसके बाद 16 ठाकुर, ठीक 15 जाट और गुर्जर, ठीक 14 यादव, जी 13 दलित, 61, 3 आदिवासी। 70, सुनिएगा 70, सुनिएगा एक 72, सेकंड सुनिएगा 100 सर, सुनिए ना। हाँ। मेरा 100 कहने का में मतलब करीब ये है सर, मेरा कहने का मतलब ये है विनय जी, एक सेकंड 100 में सुनिए, 84 पीडीए। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर, क्या जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो भी अपराध कर रहे हैं सर, जो भी अपराधी हैं आपकी नजर में, आपकी नजर में सर कौन से हैं जो पीडीओ को अलग हटा दें, उसके बाद ये जाति वाली हैं, ये अपराधी हैं? नहीं, जाति देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, फिर? किसी भी आप जान लीजिए किसी भी जात का हो सकता है। मैं आपको लेकिन आज की जो सरकार है वह निरीह पीडीए को जान जान करके उनको निशाना बना रही है, चाहे उनके हक को छीन रही है, चाहे उनकी नौकरी को छीन रही है, चाहे उनके अधिकार को छीन रही है, उनके आरक्षण को छीन रही है, उनके जीने का हर पीडीए में सर अधिकार पिछड़ा, दलित पूरी तरीके और आपका से जो अगड़ा सरकार या अल्पसंख्यक है ना सर। समाजवादी पार्टी ने एक ही जाति ज्ञानेंद्र जी रुकिए एक सेकंड, ज्ञानेंद्र जी रुकिए एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड सर, चर्चा उलझ जाएगी, रुकिए ना एक सेकंड, आ रहा हूं, 46 में 56 आ रहा हूं, जी ने सही बताया है। आ रहा हूं। आशुतोष शर्मा जी ओवर टू यू, रुकिए ज्ञानेंद्र जी एक सेकंड, विनय जी रुकिए, आशुतोष शर्मा जी अब अपनी बात पूरी रखिए, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से अभी आपने आंकड़े दिखाए, इसमें देखा कि एक विशेष वर्ग के लोग अपराधी कार्यवाही में ज्यादा लिप्त हैं, तो उसमें से किस पार्टी ने उनको पनाह दी ये भी बता दें। और ये कहाँ से पकड़ के आए? अच्छा, एक मिनट आप बोल रहे, मैं सुनिए। सॉरी वर्तमान सरकार ने वर्तमान सरकार ने जो अपराधी मानदेय प्रवक्ता है, ओह ठीक है, मैं किसी सुन लीजिए पार्टी ना का विनय जी। प्रवक्ता नहीं हूँ, आप अपनी पार्टी का राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ, आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, आपके पास राय कहाँ है? पार्टी के पेश वर्कर हो, मैं किसी पार्टी से लेने वाला भारतीय नहीं। जनता एक पार्टी एक करके चंद्रमोहन चौबे जी रुकिए एक सेकंड सर प्लीज, भारतीय जनता पार्टी अभी रुकिए ना एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा, सुनिए सुनिए चंद्रमोहन चौबे जी, विनय जी प्लीज प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिएगा सर आप प्लीज, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद बोल लीजिएगा। ऑडियो डाउन, सबका ऑडियो डाउन करिएगा, वक्त जाया हो जाएगा, ठीक है। आशुतोष शर्मा जी आप बोलिए।
सबसे ज्यादा अपराधी एक विशेष वर्ग से निकले हैं, उनको भारतीय सजा देना जनता क्या पार्टी के गलत है? झूठ के पाठशाला और का भारतीय जनता झूठा पार्टी ने स्क्रिप्ट यह- पढ़ते हुए राजनीतिक विश्लेषक ये जैनेन्द्र जी क्या दिखा रहे हैं ये? देखिए, मैं वही दिखा रहा हूँ कि 56 of 86 DMs were selected from one caste। ये जो है ये इंडिया टुडे की खबर थी उस समय तक, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे इन्होंने आरक्षण को दरकिनार करके, मतलब अदर ओबीसी को दरकिनार कर दिया, केवल एक ही जाति से सारे पदों को भर दिया। और यही इन्होंने आरक्षण को नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 4 बार ये सरकार ये क्या बात करेंगे? जाति जनगणना को दरकिनार करके चलिए, ठीक है सर, इस पर आएंगे ना सर, रुक जाइए ना, जाति जनगणना को इस पर आएंगे। ऐसे चर्चा उलझ जाएगी। विनय जी रुकिए ना एक सेकंड प्लीज, विनय जी, जैनेन्द्र जी प्लीज ऐसा मत करिएगा प्लीज सर, रुकिए ना। आशुतोष शर्मा जी। हाँ, गुंडागर्दी पूरे विश्व में कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ गुंडागर्दी ना हो। पूरा अमेरिका जैसा एडवांस कंट्री, यूरोप के कंट्रीज, लेकिन अगर विश्व में कहीं भी कोई जघन्य अपराध होता है, कोई भी ऐसा कांड होता है, हाँ। तो उसमें एक विशेष वर्ग के लोग क्यों शामिल हैं? 90% टाइम दुनिया में एक विशेष वर्ग के लोग करते हैं। क्या ये आपको मालूम नहीं है? देश में जगह जगह हिंसक कार्रवाई कौन कर रहा है आज की तारीख में? अगर अरे इनको सब मालूम है, इनको तो उसके वोट लेना है, इनको सब पता है, इनको तुष्टिकरण करना है, इनको सब पता है। करना है, सच्चाई से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ऐसा मत करिए, रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। संरक्षण दिया अपने टाइम में। आशुतोष जी, विनय जी, इतिहास पढ़ा आपने? इतिहास पढ़ा है? मैंने इतिहास जिस का वर्ग छात्र की आप बात कर रहे हैं, मैं सुन इतिहास लीजिए, का जिस छात्र वर्ग हूं। की आप बात कर मैंने रहे हैं, राजनीति को बड़े जितना ध्यान से अधिकार, देखा है। जितना अधिकार हिंदुस्तान पे आपका है ना, उतना ही जी। अधिकार उनका भी है। उनका आपसे भी है, एक गुंडागर्दी का तो रुपए नहीं है कम ना। अधिकार उनका नहीं है। अरे जिस तरीके से इस धरती पर आप आए हैं, उसी तरह से 1506 में ये भी है। इसमें अमन करेंगे। और चलिए, पूरा अधिकार अब आप है। लोग आपस और में हिंदुस्तान को बनाने रुक जाइए। में उनका भी पूरा योगदान है। आप आजादी के टाइम उस तरफ क्यों नहीं गए जो अधिकार था जिसके अंदर उसमें अरे देश नहीं का नहीं देश- आशुतोष जी फिर तो इतना वही बात हो जानते जाएगी हैं ना, कि यार। घूम फिर कर बात वहीं आ जाएगी। आशुतोष जी, विपक्ष अगर ये कह रहा है, समाजवादी पार्टी अगर ये कह रही है कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, फिर आप ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष जो ऐसा कर रही, फिर बात घूम फिर कर वही आ जाएगी, है ना सर? मारेंगे। मिश्रा जी, मेरे कहने का उससे कोई फायदा नहीं है सर, मेरे कहने का अभिप्राय सुनिए, मैं जो अभिप्राय उससे कोई कहना फायदा चाह नहीं था। आशुतोष जी ये मानदेय एक है, सेकंड सर, मानदेय आ रहा हूं। प्रवक्ता कह तो रहे हैं। नहीं ठीक है विनय जी, अब देखिए सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल महज इतना था सर, एक तरफ हो गया पीडीए, ठीक, पीडीए की बात आप कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, जितने भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा पीडीए पर हो रही हैं। अब सर मुझे ये बताइए, पीडीए को अगर हम साइड से कर दें तो कहाँ, मतलब कौन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई पीडीए पर हो रही है ऐसा कोई? अजितेश जी, आप हमको ये बता दीजिए, लीगल बेस पे बताइएगा कि अपराध का मानक क्या होगा, अपराधी माफिया का मानक क्या होगा, कितने केसेस पे किस तरह के अपराध को आप जस्टिफाई करेंगे तो उसको अपराधी मानेंगे, आप बताइए। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। हाँ बताइए। एक अगर कोई साइकिल भी चोरी करता है ना सर, ठीक है, आज की तारीख में और हमेशा से देखिए, एक कोई साइकिल भी चोरी करता है तो वो एक उस अपराध की श्रेणी में आ गया, उसे आपराधिक श्रेणी में लिया जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर उसका एनकाउंटर हो जाए साइकिल चोरी में, है ना सर, अगर उसका एनकाउंटर हो जाए तो ऐसी स्थिति अगर बनेगी तभी तो होगा ना सर, वरना क्यों होगा? अब साइकिल चोर का कोई क्यों एनकाउंटर करेगा सर? मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने कहा कि एक साइकिल चोरी भी होता है तो अपराधी होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आगजनी से लेकर के तमाम ऐसे केसेस उपलब्ध थे जो कि अब शायद समाप्त हो गए या नहीं हुए, मुझे भी क्लियर नहीं मालूम है, लेकिन पता यही चलता है कि शायद समाप्त हो गए। इसको अपराध कहते हैं। और रही बात, आपने कहा कि साइकिल चोरी का इनकाउंटर हो जाए तो इनकाउंटर होता है, अगर वो अपराधी है, भागता है या वो आक्रमण करता है पुलिस के ऊपर, लेकिन वहीं पर एक साइकिल चोर होता है, एक बहुत बड़ा माफिया होता है जिसके ऊपर 100 ऐसे बहुत बड़े बड़े हत्या से लेकर के लूटपाट से लेकर के सब जैसे केसेस हैं, उसको आराम से जेल में ले जा करके थप्पी देकर के सुलाया जाता, तो संदेह तो होगा ही ना। क्यों नहीं संदेह होगा? मंगेश यादव के ऊपर 4 केस है, आप उसकी हत्या कर देते हैं,
जिसके ऊपर 50-60 केस है उसको जेल में जाकर के ठपकी देकर के सुनाते हैं। शंका क्यों नहीं होगा जब पूरा गांव कहता है कि मंगेश यादव को 2 दिन पहले पुलिस यहां से उठा करके ले जाती है, जिसके तमाम सबूत है। सारा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है, क्यों नहीं शंका होगा? यह सरकार क्या कर रही है? ठीक है, यह जो है बलात्कारियों को खून की बरसात कर रही है। हाँ, उनको अपना चौबे जी आ रहा हूं, बस आपके पास आ रहा हूं। हाँ, जयनेंद्र जी ओवर टू यू। तो नहीं कहेंगे? अजय जी, मैं अब आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी ने, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बाकायदा एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल का इंटरव्यू था, उसमें कहा था कि हमें सबसे पहला जो ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर मिला था कि यादवों पे और मुसलमानों पे कोई कार्रवाई ना की जाए। अगर ज्यादा पेशर बनने का तो FIR लिख लो, लेकिन कोई कार्रवाई उनको अंदर मत करना। ये सबसे पहला ऑर्डर था उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार बनने के बाद अखिलेश जी की तरफ से पूर्व डीजीपी को। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, अखिलेश जी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, 14 जो आतंकवादी थे उनकी चार्जशीट वापस लेने। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि इनको तो आप फिर पद्मश्री दे दीजिए, पद्म विभूषण दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी गुस्से में आने के बाद, तब जाके बचे थे। और आजमगढ़ जाके ये क्या कहते थे कि हम लोग आपके मुकदमे वापस ले लेंगे, आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आता बीच में, उसमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तानी ISI से जुड़े हुए थे और पाकिस्तानी मूल के थे जो 14 की चार्जशीट वापस लेने गए थे। तो आपको समझना चाहिए कि आतंकवादियों के साथ, गुंडे माफियाओं के साथ कौन सी पार्टी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। वही मंगेश यादव का बचाव कर रही है, वही बाकी एनकाउंटर का बचाव कर रही है। लेकिन जो 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए इन सारे 7 सालों में, चंद्रमोहन चौबे जी ओवर टू यू। ठीक है, जयनेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अब धीरे धीरे चूंकि समय खत्म हो रहा है, जयनेंद्र जी रुकिए ना एक सेकेंड। ठीक है सर, ओके सर। चंद्रमोहन चौबे जी ओवर टू यू, आप जवाब दे सकते हैं, काफी देर से आप इशारा कर रहे हैं बोलने का। जी, ये बताइए कौन जाति देखकर और कौन धर्म देखकर न्याय करता था, ये किसी से छिपा नहीं है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब पूरे थाने जो है जाति विशेष और धर्म विशेष से भर दिए गए थे। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब जो है कब्रिस्तान के लिए फंडिंग होता था, कब्रिस्तान की सुरक्षा होती थी और शमशान की नहीं। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब जो है रमजान में 1 महीने बिजली नहीं जाती थी और दीपावली की चिंता नहीं होती थी। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब अवैध कब्जा करने वाले विशेष जाति के ऊपर किस प्रकार इनका संरक्षण होता था। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब कांवड़ यात्रा निकलता था या जो है दुर्गा पूजा होता था तो लोग कहते थे कि ये हमारे यहाँ डीजे नहीं बजना चाहिए, हमारे यहाँ दुर्गा का पंडाल नहीं लगना चाहिए। और यही समाजवादी पार्टी सरकार उनके कहने पर दुर्गा पंडाल को हटा देती थी। समय कम है सर। यही कांवड़ यात्रा को बंद करा देती थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज कराती थी। तो ये लोग समय बेहद कम है। ठीक है सर, कर रहे हैं। ठीक है विनय जी, हाँ ठीक है। चौबे जी समय बहुत कम है, बीच में इसलिए रोक रहा हूं सर। विनय जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट कीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं मैं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हर थानों में जन्माष्टमी होती थी कि नहीं, दुर्गा पूजा कितना भव्य तरीके से मनाया जाता था, चाहे कांवड़ यात्रा किस तरीके। इनके झूठ ऐसा मत करिए प्लीज। आदित्य जी, चंद्रमोहन चौबे जी समय नहीं है सर, प्लीज 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 प्लीज, समय नहीं। जानते ये झूठ के जल्दी से विनय जी प्लीज। विद्यार्थी है जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला की स्क्रिप्ट। आशुतोष जी प्लीज 20 सेकंड में फाइनल कमेंट सर प्लीज। देखिए, मैं कहूंगा कि जो जहां तक ये माफिया का सवाल है, गुंडागर्दी का, वो है अब पहले से काफी उत्तर प्रदेश में कम है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेटर है। पहले जो इस तरह की गतिविधियां ज्यादा होती थी। वर्तमान सरकार को काफी कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य हुए हैं, कुछ अभी बाकी भी है। ठीक है, तो सरकार जो है इसकी तरफ अग्रसर है कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके, जिससे राज्य का सुचारू रूप से विकास हो सके, इंडियन की इकोनॉमी हो सके और उन लोगों को
जल्द से जल्दी इनको जी। सजा दी जानी जी, चाहिए और माननीय आने प्रवक्ता चलिए वाले विनय जी समय में प्लीज बीच में बंदों नहीं को सर, समय नहीं है। पार्टी से टिकट फिर ना कभी। दिया जाए। मैं चलिए कहूँगा कोई भी पार्टी ठीक है, इनको चौबे टिकट जी, ना दिए। चौबे जी और विनय जी, जैनेन्द्र जी, आशुतोष जी, आप सभी ने चर्चा में बहुत सहयोग दिया, अच्छी अच्छी बातें कही एक दूसरे के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, राजनीति इतनी कड़वी क्यों होती जा रही है, समझिएगा। गांधी जी कहते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, लेकिन राजनीति में दरअसल ये तीनों चीजें जायज है। राजनीति में बुरा बोला भी जाता है, बुरा देखा भी जाता है और बुरा कहा भी जाता है। ऐसे में ये बात बेहद सरल है लेकिन गंभीर बहुत है, समय मिले तो सोचिएगा जरूर। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।